अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद, आपका ट्यूटर। जैसा कि आप स्टूडेंट्स को पता है, हम इस साल पेपर प्रिपरेशन फॉर ADP पार्ट 1 जिसे बीकॉम पार्ट 1 और ADP पार्ट 2 जिसे बीकॉम पार्ट 2 भी बोलते हैं करवा रहे हैं। सो आप स्टूडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को ज्वाइन करें, वीडियोज़ को लाइक करें और इन वीडियोज़ को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि आपके साथ साथ उनका भी बेनिफिट हो जाए। जैसा कि स्टूडेंट्स आपको पता है, बीकॉम पार्ट 1 और पार्ट 2 के स्टूडेंट्स के पेपर हो रहे हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बीकॉम पार्ट 2 के पेपर के मुतालिक, जो कि नेक्स्ट पेपर है आपका बिजनेस लॉ का। मैंने पिछली वाली वीडियो में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं। वो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं स्टूडेंट्स। लास्ट 15 ईयर्स का मैंने एनालिसिस करके बताया है और आप स्टूडेंट्स को सिर्फ 17 क्वेश्चन आपको दिए हैं। सिर्फ उन्हीं को प्रिपेयर करें, इंशाल्लाह ताला आपके उन्हीं में से ही पेपर बनेगा। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आपने पेपर को किस तरह प्रेजेंट करना है, पेपर को किस तरह लिखना है। देखो, बिजनेस लॉ का जो पेपर होता है ना, वो एक थोड़ा सा ना ट्रिकी समझा जाता है। वो इस लिहाज से ट्रिकी होता है क्योंकि बच्चों को ये पेपर याद नहीं इतना होता। अभी इस पेपर प्रेजेंटेशन में मैं ये बताऊंगा आपने इसमें कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपने पेपर में मस्ट लिख के आनी है और पेपर की प्रेजेंटेशन कैसे करनी है। चले हम वीडियो को शुरू करते हैं और आप अपने पास वही 17 क्वेश्चन रख लें, उसी तरतीब से हम चलेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहला क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया था उस वीडियो के मुताबिक, नंबर 1 जो क्वेश्चन था वो था असेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, जिसको ये भी बोल सकता है ऑल कॉन्ट्रैक्ट इज एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट आर नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। इस तरह भी ये क्वेश्चन बहुत दफा पेपर में उसने पूछा हुआ है। तो इसको हम किस तरह प्रेजेंट करेंगे? हम सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे अपने पेपर में, या पेपर में आप अगर ऊपर लिखना चाहते हैं असेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट तो लिख लीजिएगा, वरना आपने सबसे पहले यहाँ पे ये लिखना है इंट्रोडक्शन। इस क्वेश्चन की मैंने वीडियो जो है वो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड भी की हुई है। आप स्टूडेंट्स वहाँ पे भी विजिट करें, जाके आपको ये मिल जाएगी। वहाँ पे आपने सिर्फ यही लिखना है कि असेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बाय कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल, तो आपको वो वीडियो मिल जाएगी। आपने इसमें कॉन्ट्रैक्ट इंट्रोडक्शन में, इस क्वेश्चन के इंट्रोडक्शन में आपने 3 से 4 लाइनें लिखनी है इंट्रोडक्शन में। एक बात याद रखिएगा स्टूडेंट्स, अगर आपको इंट्रोडक्शन में सेक्शन कोई याद होता है, मतलब सेक्शन आपको पता है ना स्टूडेंट, सेक्शन जैसे इस तरह ऐसे सेक्शन लिखे होते हैं, लिखा होता है SECTION सेक्शन 2, ऐसे ब्रैकेट डालते हैं सब सेक्शन 5। तो इस तरह अगर आपको सेक्शंस याद हो रहे हैं ना, तो स्टूडेंट्स ये बहुत ज़्यादा नंबर देते हैं। इंट्रोडक्शन में आपने एक इंट्रोडक्शन में सेक्शन लिख देना है। अब वीडियो के एंड पे भी आपको बताऊंगा कि फ़र्ज़ करो इतने ज़्यादा सेक्शन अगर आपको याद नहीं होते तो आप क्या टेक्निक अप्लाई करो। तो उसके बाद आप क्या लिखेंगे, इसमें आप लिखेंगे डेफिनिशंस। डेफिनिशन, ये मैंने डेफिनिशंस भी 2 लिखी हुई हैं, अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड की हुई हैं इस क्वेश्चन की। डेफिनिशंस आप इन्वर्टेड कोमास के अंदर लिखोगे, और याद रखना डेफिनिशंस का भी आपने क्या देना है, सेक्शन लाजमी देना है। एक डेफिनेशन कंप्लीट हो जाए तो उसके नीचे ऐसे लिख दिया करो, सेक्शन SECTION सेक्शन 2 सब सेक्शन 6, इसको सब सेक्शन कहते हैं, ये जो मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये लिखेंगे, इसके बहुत ज़्यादा नंबर होते हैं, मैं आपको साथ साथ बताते जा रहा हूँ। अब इसके बाद आप क्या करोगे, आप अपने क्वेश्चन की तरफ आ जाओगे। आप ऐसे लिखोगे यहाँ पे, असेंशियल असेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। इसको आप ऐसे अंडरलाइन करने के बाद ऐसे कोमा दो। देखो मैं प्रेजेंटेशन सिखाता हूँ, आप लोग नोट डाउन किया करो साथ साथ, ठीक है? ऐसे आपने प्रेजेंटेशन इसकी करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब इसमें सबसे पहले आप जो भी आपका पॉइंट है नंबर 1, आप उसमें ये लिखोगे, ऐसे हेडिंग देने के बाद इसको ऐसे इन्वर्टेड कोमा में क्लोज करोगे। अब इसमें ना आपने देखो, जब भी जो भी पॉइंट लिखना है ना बिजनेस लॉ के इस क्वेश्चन में, असेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, आपने उसकी डेफिनेशन लिख देनी है। मतलब आपने ऐसे ना कोई भी पॉइंट है ना, तो आप चाहे यहाँ पे हेडिंग दे दो डेफिनेशन की, आप यहाँ पे हेडिंग दे दो DEFINITION, डेफिनेशन की हेडिंग दे दो। चाहे आप इन्वर्टेड कोमे के अंदर इसकी 2 लाइनों में बस इसकी डेफिनेशन को एक्सप्लेन कर दो। इसके बाद आपने यहाँ पे हेडिंग देनी है एग्जाम्पल। क्या हेडिंग देनी है आपने? एग्जाम्पल। एग्जाम्पल तो मस्ट है ना, एक हर हेडिंग में आपने एक एक एग्जाम्पल लाजमी लिखनी है।
अब स्टूडेंट्स अक्सर पूछेंगे सर इतनी ज़्यादा एग्जांपल्स हम कैसे याद करेंगे। स्टूडेंट्स अपने पास से लिखो, जैसा कि असेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में फ़र्ज़ करो एक पॉइंट आपके पास आ जाता है एक्सेप्टेंस। ठीक है, कि अगर एक कॉन्ट्रैक्ट को आपने वैलिड बनाना है, मतलब कानूनी बनाना है, तो उसके लिए एक्सेप्टेंस होना ज़रूरी है। तो आप ये लिख देना, आई ए वांट टू सोल्ड हिज गुड, ए वांट टू सोल्ड हिज कार टू बी एंड बी एक्सेप्टेड। सिंपल सा आपने वर्ड्स में लिख के आना, चाहे जो कुछ मर्जी करना, लेकिन एग्जाम्पल आपने हर हेडिंग के नीचे देनी है। एक आपने सेक्शंस देने हैं इंट्रोडक्शन और डेफिनेशंस के अंदर, एक आपने एग्जाम्पल्स देनी है। हाँ, अगर आप किसी पॉइंट के अंदर सेक्शन देना चाह रहे हैं वो भी बड़ा बेस्ट है। ठीक है, अब आपने इस तरह एंड पे ऐसे ही नंबर 2 पॉइंट, फिर उसकी एग्जांपल, फिर नंबर 3 पॉइंट एसेंशियल में उसकी एग्जांपल, फिर नंबर 4 पॉइंट उसकी एग्जांपल। हाँ, किसी की अगर आपको बुक पे एग्जांपल नहीं भी मिलती ना, आपने लिखनी लाजमी है, चाहे आप अपने पास से लिखें। इन क्वेश्चंस का एंड पे आपने कंक्लूजन नहीं लिखना। ये क्वेश्चन ऐसे बिजनेस लॉ के होते हैं स्टूडेंट्स, अगर आप इसमें सेक्शन लिखें, एग्जाम्पल लिखें, आपको एक क्वेश्चन में 16-17 नंबर भी देता है, वो 20 में से। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि ये कानून की किताबें होती हैं, जो कानून लॉ रिलेटेड जो किताबें होती हैं, जैसे इनकम टैक्स है, जैसे आपका ऑडिटिंग है, जैसे आपका बिजनेस लॉ, ये आपको 20 में से 17-17, 18-18 नंबर भी आपको एक क्वेश्चन देता है। ये उस इनको क्वेश्चन को उस तरह ना इजी लीजिएगा जिस तरह आप एमबीए 5 को लेते हैं कि नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा तो 13 मार्क्स ही आना है। ये मैंने आपको नंबर 1 क्वेश्चन आपका बता दिया। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन की बात करें तो वो था हमारे पास टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जिसको हम कहते हैं काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जिसको हम कहते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, आपने क्या करना है, उसमें भी जो इंट्रोडक्शन लिखना है कॉन्ट्रैक्ट का, डेफिनेशंस लिखनी है कॉन्ट्रैक्ट की, फिर आपने यहाँ पे लिख लेना है, यहाँ पे आपने लिख लेना है टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ क्या, टाइप्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट या खाली कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे ऐसे मैंने लिखा। अब मैंने इसकी टाइप्स को ना एक्सप्लेन करने शुरू कर देना है। मैंने इसकी टाइप्स को क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। सो स्टूडेंट्स, ये जो आपका टाइप्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है ना, ये भी मैंने क्वेश्चन जो है आपके इस यूट्यूब चैनल पे मैंने अपलोड किया हुआ है। आपने हर एक टाइप को लिखना है, उसके अंदर जो सब हेडिंग्स हैं वो भी लिखनी है, और उनको एग्जाम्पल भी उनकी देनी है। बात को समझ रहे हैं, उनकी एग्जाम्पल भी देनी है। जैसे आपके पास फर्ज करो ये एक हेडिंग हो, हेडिंग लिखने के बाद ऐसे कॉमे डालना, इसके अंदर अगर सब हेडिंग है उसको ए से ज़ाहिर कर देना, ए से उस हेडिंग को ऐसे लिखना, फिर उसके बाद इसकी डेफिनेशन कोमे में लिख देना या डेफिनेशन की हेडिंग डाल देना, फिर उसके बाद आपने लिखना है इसकी एग्जाम्पल। क्या लिखना है, एग्जाम्पल। ये बहुत ज़रूरी है आपकी। इस तरह आपका ये क्वेश्चन इस तरह आप प्रेजेंट करोगे। सेक्शंस लाजमी लिखने हैं, और आपने हेडिंग्स के अंदर एग्जांपल्स भी लाजमी देनी है। अब मैं आपको ये बता देता हूँ, फर्ज करो कोई स्टूडेंट ये कहता है कि सर सेक्शन इतने ज़्यादा कैसे याद होंगे। हाँ स्टूडेंट्स, सिर्फ ना इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन का सेक्शन याद कर लेना। अगर कोई स्टूडेंट फर्ज करो किसी हेडिंग के अंदर देना चाह रहा है सेक्शन, तो वो अपने पास से सेक्शन लिख देना जो करीब तरह आपको याद हो जाए। अब आप स्टूडेंट कहोगे सर ये तो एक तरह से धोखा हुआ ना, ये तो उसको धोखा दे रहे हैं या वो हमारा पकड़ लेगा। देखो, वो भी इतने कोई कानूनदान तो है नहीं कि जो उनको हर एक सेक्शन याद हो, लेकिन आप थोड़ा सा लिखाओगे वो करीब तर तो समझेगा ना, वो इतना तो उसको पता होगा कि हाँ बच्चे ने चाहे गलत लिखा है लेकिन इसने कोशिश की है याद करने की, इसने कोशिश की है लिखने की। ठीक है, मैं आपको किसी को धोखा देने की नहीं बात कर रहा, मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि आपने लिख के आना है, चाहे आप अपने पास से लिखाइएगा, चाहे लिखाइएगा सेक्शन 3 सब सेक्शन 61, सेक्शन 4 सब सेक्शन 59, ऐसे आपने लिख के लाजमी आना है। ठीक है, मेरी बात को समझ रहे हैं, एग्जाम्पल और सेक्शन बहुत मस्ट है। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 था हमारा असेंशियल ऑफ अ वैलिड एक्सेप्टेंस। इसमें आप क्या करोगे, इंट्रोडक्शन एक्सेप्टेंस का दोगे, ये भी मैंने वीडियो अपलोड की हुई है, डेफिनेशन भी आप दोगे, एक्सेप्टेंस की दोगे, सेक्शन भी लाजमी लिखोगे, याद रखिएगा बात। इसके बाद आप वैलिड एक्सेप्टेंस के क्या करोगे, पॉइंट्स लिखना शुरू कर दोगे विद एग्जाम्पल, हर एक के साथ एक एक एग्जाम्पल मस्ट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आ जाएगा, वो आ जाएगा असेंशियल ऑफ वैलिड कंसीडरेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। कंसीडरेशन का मतलब क्या होता है, जरूरत। जरूरत मींस देखो क्या, देखो दो बंदे हैं, एक बंदे ने कार देनी है,
उसको पैसे की ज़रूरत है, बेचनी है कार, दूसरे बंदे ने कार खरीदनी है, उसको क्या ज़रूरत है, उसको चीज़ की ज़रूरत है। तो ज़रूरत, दोनों की ज़रूरतें जो है ना वो कंसिडरेशन कहलाएगी। जैसे मैं बाज़ार से कोई चीज़ बाय करने के लिए जाता हूँ तो मेरे मेरे माइंड में क्या है, मेरी ज़रूरत क्या है, वो चीज़ है। ये मार्कल मेरी एक ज़रूरत है अगर मैं इसको बाय करने जा रहा हूँ, और वो जो मुझे ये बेच रहा है उसकी क्या ज़रूरत है, सेल, पैसा, ठीक है? तो कंसीडरेशन को सिंपल वर्ड में ये समझ लो, कंसीडरेशन का मतलब ये होता है ज़रूरतें, दो बंदों की ज़रूरतें। हाँ, इसको हमारे कॉलेज वाले सर इस तरह समझाया करते थे, या आपको भी समझाते हैं कि गिवन एंड टेक। हाँ ठीक है, वो भी बात, लेकिन वो ज़्यादा माइंड में नहीं बैठती बात। तो मैं आपको यही कहता हूँ, आपने अपने माइंड में यही रखना है कि ज़रूरत क्या, दो बंदों की जो ज़रूरत होती है वो डिफरेंट होती है। उस ज़रूरत को क्या कहा जाता है? उस ज़रूरत को कहा जाता है कंसिडरेशन। अच्छा, एक बात याद रखना, कंसिडरेशन में एक होता है प्रोमिज़रर, एक होता है प्रोमिज़री। प्रोमिज़रर वो बंदा होता है जो कंसिडरेशन में पहल कर देता है कि भाई देखो, मैं तुझे गाड़ी ना सेल आउट करता हूँ। तो वैसे तो उसको भी ज़रूरत थी, वो भी चाहता था गाड़ी खरीदना, तो लेकिन दोनों की ज़रूरत थी, दोनों की कंसिडरेशन थी, लेकिन जो पहल कर देगा ना वो प्रोमिज़र बन जाएगा, और जो बाद में उसको एक्सेप्ट कर लेगा वो क्या बन जाएगा? वो प्रोमिज़री बन जाएगा। इसी तरह एक्सेप्टेंस की बात करें तो एक्सेप्टेंस में एक होता है ऑफरर, एक होता है ऑफरी। ऑफरर वो बंदा होता है जो ऑफर देता है, जो कहता है कि ना ऐसे करो, मेरी मैं तुझे कार सेल आउट करना चाह रहा हूं, तो उसने ऑफर दी ना, वो जो ऑफर ऑफर देता है ना उसको कहते हैं ऑफरर। और आगे से फर्ज करो दूसरा बंदा उसको एक्सेप्ट कर लेता है ना, तो वो बन जाता है ओफरी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपने कंसिडरेशन का भी क्वेश्चन इस तरह इंट्रोडक्शन लिखना है, कंसिडरेशन का डेफिनेशंस लिखनी है कंसिडरेशन की, फिर कंसिडरेशन के असेंशियल, ये भी मैंने वीडियो इस यूट्यूब चैनल पे अपलोड की हुई है, इंट्रोडक्शन डेफिनेशन बहुत सिंपल वर्ड्स में। क्योंकि स्टूडेंट मैंने 4 क्वेश्चन की बस अपलोड की हुई है, क्योंकि आगे ना टाइम नहीं मिला। एक तो चैनल बड़ी लेट से शुरू किया, और दूसरा टाइम नहीं था, फिर मैंने सोचा कि नहीं, इनको अब ना बाद में खुद ही मैं बता दूंगा कि ये इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन करें। तो इन 4 क्वेश्चन की वीडियो जो है वो मैंने अपलोड की हुई है। आप इन 4 क्वेश्चन में से एक लाजमी आपको आएगा, इन 4 क्वेश्चन में से एक आपको पक्का है। अब क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, तो वो था आपके पास नेचर ऑफ माइनर। नेचर ऑफ माइनर इस साल आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, और इसको ना दूसरा नाम दिया जाता है लीगल प्रोविजन रिगार्डिंग माइनर। लीगल प्रोविजन रिगार्डिंग माइनर, इनको कंफ्यूज नहीं करना, एक क्वेश्चन है सिर्फ उसके नाम तब्दील है, ठीक है ना। अब स्टूडेंट्स एक बात देखो, मैं आपको साथ साथ चेंजिंग भी बता रहा हूँ कि कौन सा क्वेश्चन किस नाम से आ सकता है, कौन सा क्वेश्चन किस नाम से आ सकता है। अब खुद स्टूडेंट सोचो कि इस तरह, इस तरतीब से या इस वे में कोई और आपको ये चीज़ समझाता है। इस वजह से मैं आपको कहता हूं कि आपका इस चैनल को सब्सक्राइब करना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि फ्यूचर में भी आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। अच्छा, अब स्टूडेंट्स देखो, नेचर ऑफ माइनर की बात करें ना, तो आपने क्या करना है, यहाँ लीगल प्रोविजन रिगार्डिंग माइनर, आपने माइनर का इंट्रोडक्शन लिखना है, माइनर की डेफिनेशन लिखनी है, सेक्शन आता है तो लिखना, नहीं आता तो आपने अपने पास लिखना, होना लिख के आना है आपने, ठीक है ना। इसके बाद अब नेचर में वो मतलब नेचर का मतलब ये होता है कि माइनर किन किन सूरतों में हम माइनर के साथ ना एग्रीमेंट कर सकते हैं। वैसे माइनर तो वो बंदा होता है ना जो 18 ईयर से कम होता है, तो ला हमें किन सिचुएशन में माइनर के साथ ना कंट्रैक्ट करने की इजाजत दे देता है, मतलब हमें अलाउ कर देता है कि ला के माइनर के साथ आप कंट्रैक्ट कर सकते हो। तो ये आपके 5 क्वेश्चन हो गए। अब छठे क्वेश्चन की बात करते हैं, तो छठा क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है डिस्चार्ज ऑफ कंट्रैक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है स्टूडेंट्स। अब डिस्चार्ज ऑफ कंट्रैक्ट में आप क्या करोगे, अब सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन, फिर डेफिनेशंस सेक्शन लिखने हैं लाजमी, फिर डिस्चार्ज ऑफ वे ऑफ डिस्चार्ज में आप क्या करोगे, हर एक पॉइंट को लिखने के बाद उसकी एग्जाम्पल भी लिखोगे, ठीक है। इसी तरह इसी तरतीब से मैंने सिर्फ एक ही तरतीब लिखी है, क्यों? क्योंकि आपको ज्यादा 2 से 3 वे बताऊंगा ना तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि अब पेपर तो इंतहाई करीब है। अब क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, तो ब्रीच ऑफ कंट्रैक्ट। तो ब्रीच ऑफ कंट्रैक्ट का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? तोड़ना, कंट्रैक्ट का टूट जाना, कंट्रैक्ट का इनकम्प्लीट होना। या तो कंट्रैक्ट कंप्लीट इनकम्प्लीट है, या तो सिरे से इनकम्प्लीट है, या तो दरमियान में आके किसी ने छोड़ दिया। फर्ज करो ए पर्सन है, बी पर्सन है, ए पर्सन ने बी को कहा भाई मेरी कार ले लो, बी ने ना पहले एक्सेप्ट कर दिया, 2 माह का टाइम था, टाइम ड्यूरेशन से 1.5 माह बाद या 1 माह बाद ना उसने पैगाम भिजवा दिया या खुद बता दिया भाई मैं तो नहीं खरीद रहा, तो ये क्या, उसने कंट्रैक्ट ब्रीच कर दिया, या दरमियान में कर दिया ना, अब इसको कहेंगे इनकम्प्लीट कंट्रैक्ट कर दिया, कंट्रैक्ट को तोड़ दिया। या ये सिचुएशन हो सकती है, फर्ज करो मैं किसी बंदे को कहता हूँ मेरी कार ले लो, वो बंदा पहले मुझे कहता है हाँ ठीक है मैं लेता हूँ, फिर उसी टाइम ना
कोई आधे घंटे बाद या घंटा बाद या एक दिन बाद मुझे कह देता नहीं नहीं मैं तो नहीं ले रहा। तो ब्रीच ऑफ कंट्रैक्ट का मतलब ये होता है कंट्रैक्ट का टूट जाना, चाहे वो आधे रास्ते टूट जाए चाहे वो स्टार्टिंग से टूट जाए। तो इसी तरह आपने इसको भी लिखना है कैसे स्टूडेंट्स, आपने इंट्रोडक्शन डेफिनेशंस दो, फिर ब्रीच ऑफ कंट्रैक्ट के आपने पॉइंट्स लिखने हैं विद एग्जांपल। मैं बार बार स्टूडेंट्स बोल रहा हूँ विद एग्जांपल बहुत जरूरी है। आप एग्जाम्पल नहीं देते, इस वजह से आपकी सैपलीज आती हैं इस बिजनेस लॉ के, क्योंकि ये बहुत ड्राई सब्जेक्ट है। ये इस सब्जेक्ट को इसी तरह लें जैसे बीकॉम पार्ट 1 में हमारे पास इकोनॉमिक्स हुआ करता था ना, बिल्कुल ये सब्जेक्ट उसी रिलेटेड है। मैंने आपको 7 क्वेश्चन बता दिए, आपने इन 7 क्वेश्चन को बड़े अच्छे से प्रिपेयर करना है। जो मैंने पहले 4 बताए हैं उनमें से एक क्वेश्चन आता है पेपर में, जो मैंने अभी आपसे 3 शेयर किए हैं माइनर, डिस्चार्ज और ब्रीच, इनमें से एक क्वेश्चन आपको आता है। यानी कि कहने का मतलब है इन 7 क्वेश्चन को प्रिपेयर करें ना, आपके 2 क्वेश्चन पेपर के इंशाल्लाह ताला लाजमी सोल्व हो जाते हैं। अच्छा, जाते एक चीज और सुनिएगा, मैंने पहले 4 क्वेश्चन में आपको असेंशियल ऑफ ऑफर नहीं बताया, वो भी मैं बता सकता था, लेकिन स्टूडेंट्स अगर आप एक्सेप्टेंस कर लेते हो ना ठीक से याद, तो ऑफर को साथ में बुक का वो पेज ओपन कर लेना, एक्सेप्टेंस और ऑफर को पढ़ के देख लेना, आपका बिल्कुल वो भी क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने आपको 2 क्वेश्चन बता दिए, इनको अच्छे से प्रिपेयर करें। अब इससे जो नेक्स्ट लेक्चर आपको बताऊंगा ना, दूंगा, उसमें मैं आप बाकी जितने भी हमारे 10 क्वेश्चन रहते हैं ना, मैं उन 10 क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज।